पशुपालन और डेयरी का विकास मोदी जी के नेतृत्व में चौमुख चतुर्मुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ निवास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सामने आप शुरू। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपनी बात की शुरुआत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक जीवंत कथन से करना चाहती हूँ, जो आज भी सार्थक है। किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाज़ा हम वहाँ के पशुओं के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग 70 से 80% आबादी पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती है। केंद्रीय बजट 24-25 में पशुपालन एवं मत्स्य पालन में लगभग 7,138 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 24-25 में 2,465 करोड़ आवंटित किए गए। इसका उद्देश्य तो पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ के लिए है, मगर 23 में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ टीकाकरण के पहले दौर में कोई टीकाकरण नहीं हुआ। इसी तरह बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी में ब्रुसेला के खिलाफ कोई टीकाकरण नहीं हुआ, जिसका मूल कारण मानव संसाधन की कमी है। इसी प्रकार 21-22 में भारत में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग का प्रकोप हुआ। इसके कारण बहुत सारे हमारे मवेशी मारे गए। विभाग की शारीरिक टीकाकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए और टीकाकरण के लिए पर्याप्त जनशक्ति की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। विभाग ने 24-25 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 700 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा है, जो 23-24 से संशोधित अनुमानों की तुलना में 19% कम है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए काफ़ी नहीं है। भारतीय गोवंश के विकास के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का विकास एवं उपयोग देश के हर राज्य में किया जाना चाहिए। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही है। यही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और मल्टीपल ओवल्यूशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का विकास एवं प्रसार हो। ये भारतीय गोवंश की नस्ल सुधार करने की उसमें गति मिलेगी। जिस प्रकार ब्राज़ील में भारतीय गिर गाय की मिल्किंग क्षमता 40 से 50 लीटर कर ली गई है और भारत में अब तक नहीं हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए व सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब्स को विकसित होना चाहिए। ड्वार्फ गोवंश पुंगनर आंध्र प्रदेश, वेंचूर केरला और कोसाली छत्तीसगढ़, जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक है। इस संदर्भ में बजट में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। देश में पशु चिकित्सालयों की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। ऐसे समस्त पशु चिकित्सालयों का उन्नयन, चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ साथ पर्याप्त दवाइयाँ और संसाधन को लेकर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन 25% का हिस्सा है। 16-17 में और 22-23 के बीच भारत का दूध उत्पादन 5.7% की वार्षिक दर से बढ़ा। हालांकि दूध उत्पादन में साल दर साल वृद्धि 18-19 में 6.4 तक हुई, इससे घट करके 22-23 में 3.8 हो गई, जिससे प्रतीत होता है कि पशु आहार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में कमी आई। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर 7 मिनट 8 मिनट तो दीजिए कम से कम। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार 23-24 में भारत ने 13,261 करोड़ के पशुधन उत्पादों का आयात किया, जिसमें लगभग आधा एनिमल फोडर और फीड का था। यानी पशु आहार के लिए सरकार दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसकी गुणवत्ता भी कम है। आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत दूसरे देशों से पशु आहार ले रहा है, ये आश्चर्यजनक बात है। सरकार को चाहिए कि पशुपालकों को सही दर से उचित गुणवत्ता का पशु आहार, चारा और दाना उपलब्ध कराना जाना चाहिए, जिसकी पूर्ति में वो अभी असमर्थ है। पशुपालन और मत्स्य पालन में जहां करोड़ के बजट का
प्रावधान है, लेकिन कहीं भी यह बताने की कोशिश नहीं है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में सड़कों पर घूमने वाले मवेशी, पशु के लिए किसानों, खेती खलिहान को नुकसान पहुंचा रहे पशुओं के लिए कोई प्रावधान है, ऐसा दिखता नहीं है। सड़कों पर घूम रहे पशु जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं और मानव और पशु अपनी जान गंवा रहे हैं, इसलिए सभी राज्यों में निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर बनाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, पशुपालन में और उनको संरक्षण देने के लिए गौठान बनवाए गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही बंद हो गए। इसके अलावा आए दिन गौवंशों की तस्करी और उन्हें बेचना और कंपनियों में चंदा लेना, ये विचलित करती है हमारे मन को। गौवंश की रक्षा के लिए सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इन मामलों से बयान होती है। मेरा आग्रह है कि कानून की कठोरता का पालन किया जाए। वर्ष 22-23 में भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मछली उत्पादक था और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 8% थी। माननीय सदस्य साहब समाप्त कीजिए प्लीज। सर 2 मिनट दीजिए सर। समिति ने 2022 में कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 22-23 में केवल 52 हेक्टेयर भूमि खारे पानी की जलीय कृषि के अंतर्गत थी, जबकि 1300 हेक्टेयर का इसमें लक्ष्य था। पशुपालन के साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हितग्राही और छोटे छोटे तालाबों मत्स्य पालन में जीविकोपार्जन कर रहे मछुआरों के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। देश की में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक इकाई गांव के लोगों के रोजगार से जुड़े पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से जिस तरह लाभ और आर्थिक उत्थान होना चाहिए, महिला और पुरुषों को इन योजनाओं को जोड़कर स्वावलंबी बनाना चाहिए। इस दिशा में अधिकांश क्षेत्रों में यह नगण्य के बराबर है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जीवनदायिनी मिनी माता हसदेव बांगो बांध व उनके पानी से विद्युत संयंत्रों की सांस तो चल रही है। झागा छत्तीसगढ़ ही नहीं, सर एक मिनट, छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रदेशों को भी रोशन कर रही है हमारा कोरबा, लेकिन मिनी माता बांगो व छत्तीसगढ़ सहित देश के जलाशयों से प्रभावित व आसपास के किसानों, ग्रामीणों को मत्स्य पालन और झींगा पालन व उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है, जो इसमें प्रावधान में नहीं दिख रही है। इससे बांध के प्रभावितों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद सभापति महोदय। बोलने भी पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए क्यों खड़े